हेलो दोस्तों, आज हम क्या जानने वाले हैं। आज चैप्टर 8, ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब वैद्युत चुंबकीय तरंगे के अंदर हम उनके अभिलक्षण गुण के बारे में जानेंगे। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण मतलब कि उनके अभिलक्षणों के बारे में जानेंगे और ये अभिलक्षण बोर्ड एग्जाम में 100% श्योर है कि पूछे जाते हैं। ओके, तो इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप इसको नोट करते रहेंगे और स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। हर एक पॉइंट को आपकी जिम्मेदारी, आप उसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अपना नोट्स तैयार करिए। ओके, लेट हम वीडियो के तो देख सकते हैं आपको स्क्रीन पे हर एक पॉइंट दिखेगा, जैसा कि मैंने अभी तुरंत बताया कि आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ओके, तो पहला पॉइंट इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर क्या चीज़ें खासियत होती है कि इन ये जिस तरह प्रकाश को चलने के लिए क्या होती है, आवश्यकता नहीं होती, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दैट्स इसी तरह वैद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं, वैद्युत चुंबकीय तरंग के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं। ठीक, और इसके लिए मैंने एक और डायग्राम मैंने बताया था कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें लंबवत होती हैं। कैसी लंबवत होती हैं, दैट्स फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास है। ठीक है, तो ये आपका ये वैद्युत चुंबकीय तरंग होगा, तो ये क्या होंगे, ये आपके पास चुंबकीय तरंगे होंगे। ठीक है, जो कि डेट्स क्या हो जाएगा आपके एकदम, ये जो तरंगे निकल रही है ना, ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जो कि एक दूसरे के क्या होती हैं, ये वैद्युत क्षेत्र और ये चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों क्या होती हैं, एक दूसरे के लंबवत होती हैं, सदैव लंबवत होती हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि जिस तरह प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ होता है, सेम प्रोसेस वही होता है यहाँ पे वैद्युत चुंबकीय तरंगों में भी। इनके वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे उदासीन होती हैं। क्या होती हैं, उदासीन होती हैं, इसलिए क्या होती हैं, विक्षेपित नहीं होती हैं। ओके, ये उदासीन होती है, इसमें कोई भी प्लस माइनस का कोई झंझट नहीं, ये एकदम उदासीन रहेंगी और इनके लिए क्या होगा, ये कभी भी किसी से विक्षेपित नहीं होंगे। ठीक है, 4 पॉइंट हो गया। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 पॉइंट एग्जाम में लिखना रहता है, 5 से 6 पॉइंट। ठीक है, आपको पूरा नंबर दिया जाता है, लेकिन हम जो पॉइंटें बता रहे हैं उस पॉइंट को आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से लिखिएगा। ओके, और एक पॉइंट क्या होता है आपके पास, यदि मान लीजिए इसकी चाल v हो तो v बराबर आपके पास, यदि इसकी चाल v हो तो v बराबर क्या, 1/√में μ0 और ε0 ये होता है। ठीक है, तो देन आप यहाँ 1/ क्या लिख सकते हैं, √में μr और μ। ठीक, ये पॉइंट लिख सकते हैं और यहाँ पे सिग्मा कह रहा हूँ, एप्सिलॉन, ये पॉइंट हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, तो ये पॉइंटें आती हैं बस यहाँ, यहाँ ये आर है। ठीक है, ये क्या है आपके पास, आर है। हाँ, तो ये पॉइंटें होती हैं और यदि सपोज दैट क्या करते हैं कि यदि यहाँ पे और ये पॉइंटें आपकी भी के लिए आ जाती हैं, तो ये भी एक पॉइंट होता है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये पॉइंट इस तरह लिखे होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट के आगे हम जानते हैं, तो नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है कि वैद्युत क्षेत्र के प्रवाह के लिए क्या होता है, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की प्रवाह के लिए ई वेक्टर मतलब वैद्युत क्षेत्र उत्तरदायी होता है। ठीक है, उनके प्रकाश के प्रवाह के लिए वो उत्तरदायी होता है। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा जाए, तो नेक्स्ट पॉइंट में आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे जो उसका ऊर्जा घनत्व होता है, किसका, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के जो ऊर्जा घनत्व होते हैं उनके लिए एक फार्मूला होता है, I बराबर ½ ε0 E²। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, यहाँ पे फार्मूला होता है, ये फार्मूले आपके पास होते हैं। ठीक है, ये भी क्या होते हैं, ये आपके ऊर्जा घनत्व के लिए फार्मूले यूज किए जाते हैं, ऊर्जा घनत्व के लिए। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको दिखेंगे। अब इतने पॉइंट में से आपको जो जो अच्छा लगेगा, मैंने 8 पॉइंटें शायद से बताई हूँ, कितनी पॉइंटें बताई होंगी कुछ भी, तो 8 पॉइंटें या जितनी भी पॉइंटें मैंने बताई, इसमें से आप कुछ भी अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। टोटली 5, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लिखना होता है बस। ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना होता है। और बहुत ही ईजी चीज़ें मैंने बताई है कि आप लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में जा करके। और यहाँ पे क्या होता है कि ऊर्जा स्थानांतरण भी किया जाता है, किसका, वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, ऊर्जा स्थानांतरण भी होती हैं। ठीक है, तो कुल टोटल मिला के जहाँ तक हमको लगता है कि 8 पॉइंटें हो गई होंगी। ओके, तो 8 पॉइंटें हो गई होंगी
या फिर जितना ही होंगी 6-7 हुई होंगी। आपको लिखना एग्जाम में कितना है 4 से 5 लाइन, बस 4 से 5 पॉइंट। ओके बस इतना, और सब पॉइंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैं दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके देख लीजिए आप लोग। और एक्स्ट्रा पॉइंट थोड़े थोड़े टॉपिकों में मिल रहा होगा। और कोई भी वीडियो में कमी हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, ताकि मैं अगला लेक्चर जो लेकर के आऊँ इससे बेहतर बना सकूँ। ठीक है, इसके लिए आप ज़रूर कमेंट करिए। ओके, आपको पॉइंट पूरी दिखेगी, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पॉइंटें दिखती रहेंगी लाइन वाइज, जो कि आपको एकदम क्लियर दिखेंगी। ओके, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि आपको धुबला दिख रहा हो। तो यदि आपको ऐसा चीज़ें दिखती हों तो आप वीडियो की जो आप उसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आप क्वालिटी बढ़ा कर देख सकते हैं और आपको एकदम क्लीन दिखेगा। ओके, ऐसे नहीं कि क्वालिटी ना बढ़ाइए और कहिए क्लीन भी नहीं दिख रहा है, तो ये बातें नहीं ना होती हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें दिख गई होंगी। अब हम चलते कहाँ हैं, अब इसके बारे में अब आगे हम कुछ जानते हैं इनके टॉपिक के बारे में। आपको हर एक पॉइंट दिख गया होगा, और अब हम इसको इरेज करते हैं, फटाक से अगले टॉपिक पे चलते हैं। ओके, तो जैसा दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे क्या लिखा है कि वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों के परिणामों में संबंध। ठीक है, वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों के परिणामों में संबंध, यहाँ पे वो रहेगा। ओके, वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों के परिणामों में संबंध, ये चीज़ें आपको जाननी है। ठीक है, ओके, तो इसके लिए आप मान लीजिए, इसके लिए माना कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, वो एक्स दिशा में मान लीजिए आपकी गतिमान है। एक ऐसे होता है ना आपके पास, मान लीजिए क्या कि आपका ये एक्स है, ये वाई और ये जेड। ओके, तो एक्स दिशा में आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, गतिमान है, और वाई दिशा में वैद्युत क्षेत्र तथा जेड दिशा में चुंबकीय क्षेत्र क्या है, गतिमान है। ठीक है, ये टॉपिक का ये चीज, ये आपको ये टॉपिक ये लिखना होगा कि माना एक्स दिशा में वैद्युत चुंबकीय तरंगे एक्स दिशा में तथा वैद्युत क्षेत्र वाई दिशा में व चुंबकीय क्षेत्र जेड दिशा में गतिमान है। ये चीज़ आपको लिखनी होगी। अतः वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, तब वैद्युत क्षेत्र, यहाँ लिखेंगे क्या, उसके बाद लिखेंगे हम तब विद्युत क्षेत्र, तब क्या, तब विद्युत क्षेत्र। ओके, विद्युत क्षेत्र में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या, ई वाई, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, वाई की तरफ है ना, किसकी तरफ है, वाई की तरफ। तो वाई के लिए कौन सा वेक्टर लगता है, जे वेक्टर। ठीक है, यहाँ मैं सदिश लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई वेक्टर इक्वल E0, यहाँ पे क्या यहाँ पे ई वाई रहेगा। ओके, और यहाँ पे क्या रहेगा, जे वेक्टर। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ई वाई की फॉर्मूले जो कि मैंने बताई थी, E0 साइन और क्या था, ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी, जो कि मैंने प्रत्यावर्ती धारा पढ़ाते समय मैंने वहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, E0 साइन कोष्टक में के, यहाँ पे माइनस के है ओमेगा टी, और यहाँ पे कौन सा वेक्टर, यहाँ पे जे वेक्टर है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे आती हैं, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये चीज़ें। ठीक, और यहाँ पे क्या जानेंगे, ई वाई के लिए तो ये आ गया, लेकिन यहाँ पे जो ई एक्स के और ई वाई के ई जेड, ओके, ये दोनों किसके बराबर होते हैं, यहाँ पे 0, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, ई वाई के लिए केवल रखा है। ठीक है, और जे वेक्टर, और यहाँ ई एक्स और ई वाई मतलब एक्स की दिशा में वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और वाई की जेड की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, तो यहाँ पे ई एक्स और ई वाई की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे 0। अब वही बात हम यहाँ पे क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के लिए लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। ओके, तो ज़्यादा विस्तार में ना जा करके ना, एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट जो समझ में आता है वो चीज़ें अच्छी होती हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे ई, यहाँ पे बी आता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र हम क्या लेते हैं, बी, न कि ई। ओके, तो यहाँ क्या लेंगे, बी वेक्टर इक्वल बी जेड लेंगे, क्योंकि जेड दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है जैसा मैंने अभी बताया है, और जेड की दिशा में क्या होता है, के कैप। तो यहाँ पे बी जेड की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पे B0 साइन के एक्स
माइनस ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या रहेगा के कैप। ये चीज़ें रहेंगी यहाँ पे बी वेक्टर बराबर, ठीक है। और यहाँ पे क्या, तब जब बी जेड के लिए है तो यहाँ पे क्या बचा, बी एक्स और बी वाई, तो किसके बराबर होगा, 0 के बी एक्स इक्वल बी वाई इक्वल किसके बराबर होगा, ये 0 के, ठीक है। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो इन दोनों समीकरण से आपको क्या चीज़ें मिलती हैं कि यहाँ पर जो यहाँ पर आपको क्या मिलता है कि जो B0 है और E0, ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है आपका, V0 अपॉन में E0 किसके बराबर होता है आपके C के, ठीक, ओके, C के इक्वल होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि B0 अपॉन E0 किसके बराबर होता है, C यहाँ पे क्या, प्रकाश की चाल है, ओके। और ये चीज़ें क्या होती हैं, या फिर यहाँ लिख सकते हैं आप B अपॉन भी, सॉरी B अपॉन यहाँ पे E, ओके, B अपॉन E किसके इक्वल होता है यहाँ पे, V के, मतलब वेग के, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले यूज किए जाते हैं, ठीक है, और इनके बीच यही संबंध स्थापित करना था, दैट्स ऑल, ओके। बहुत ही छोटा था, और ये डेरिवेशन एग्जाम में बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन कभी काल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जब किस्मत अच्छी होती है तो पूछ लिए जाते हैं, या फिर आपकी मर्जी, आप कहीं अपनी किस्मत खराब तो कहेंगे नहीं, ऐसा तो कोई कहता नहीं मेरी किस्मत खराब है, ठीक है। तो आपकी किस्मत यदि अच्छी हो, ठीक है, तो ये चीज़ें पूछ ली जाएंगी, सिंपल सा बात है, ठीक। वरना ये फार्मूले पे तो न्यूमेरिकल आता ही आता है, तो आपको फार्मूला तो लर्न करना ही है, तो फार्मूला लर्न करना है तो ये 1 2 3 4 5 6 लाइन का डेरिवेशन भी पढ़ लीजिए, छठे लाइन के बाद 7वां लाइन तो आपका वही है, 7वां लाइन आप याद करना, 6 लाइन और याद कर लीजिए, और क्या, ठीक, मतलब समझ लीजिए याद क्या करना है इसमें, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, ओके। अब हम चलते हैं वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के लिए, ठीक है। तो इसको हम फटाक से इरेज करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक आपका बोर्ड पे दिख रहा है। तो जैसा आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों का अनुप्रस्थ प्रकृति, ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति। और यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, इसको मैं शो इसलिए नहीं करा क्योंकि यहाँ पे कुछ टॉपिक समझानी है, इसलिए मैंने डायग्राम को खुद यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अन्यथा मैं आपको डिजिटल आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाता, ठीक है, इसलिए मैंने इसको बनाया है क्योंकि हमको यहाँ पे कुछ आपको टॉपिक समझानी है, ठीक है। जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे कि एक आपका ये घन टाइप का कुछ दिख रहा है, और ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, ओके। और यहाँ पे ABCD और EF बिंदु, और बिंदु G यहाँ है, और के यहाँ पे बिंदु O है, ओके। और यहाँ पे देखेंगे क्या कि समतल तरंगाग्र और संचरण की दिशा किधर है, इस तरफ, ओके, EX और ये E' है, ओके। तो देन हम यहाँ क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे यहाँ पे क्या अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि ये अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे, और यहाँ पर वैद्युत चुंबकीय जो तरंगे और चुंबकीय क्षेत्र की तरंगे क्या है, एकदम लंबवत है, क्या एकदम लंबवत है, देख रहे हैं ना, एकदम ये क्या एकदम लंबवत करी गई है यहाँ पे, ठीक है। और क्या मतलब यहाँ पे क्या चुंबकीय की प्रकृति यहाँ पे अनुप्रस्थ होती है, जैसा कि मैंने पीछे ही अगले लेक्चर में ही बता दिया है, ओके। अब क्या यदि हम यहाँ पे सपोज कर लें कि यहाँ ये आपका गॉस के नियम से क्या होता है, यदि मान लीजिए गॉस का नियम ये कहता है ना, यहाँ पे कुछ टॉपिक आपको लिखनी है जो स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, कुछ थ्योरी आपको लिखनी है, आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं लिखे हम तो आप नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे, ठीक है। स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, पहले आप लिखिए, जा रहा है पहले लिखिए जल्दी से, शो हो गया होगा, आप लिख सकते हैं, फटाक से लिख लीजिए, ओके। तो जहाँ तक मुझे भरोसा आप लिख लिए होंगे, ठीक, लिख लेंगे। वीडियो को क्या करेंगे आप वहीं पे रोक करके लिख लीजिए, फिर चालू कर लीजिए, ओके, क्योंकि लाइव क्लास तो मैं दे नहीं रहा हूँ, ठीक, लाइव क्लास मैंने नहीं चलाया है इसमें, ठीक, इसलिए आप वीडियो को रोक करके आगे कर सकते हैं, ओके। अब क्या गॉस का नियम क्या कहता है कि यदि बंद पृष्ठ है, जब बंद पृष्ठ है तो उसमें आवेश क्या, सॉरी उसमें जो फ्लक्स होंगे वो भी क्या होंगे, शून्य होते हैं, ये गॉस का नियम ने कहा है, ये कहा है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि यदि कोई बंद पृष्ठ है तो उसमें जो भी फ्लक्स हो रहे हैं, ठीक है, वो फ्लक्स क्या होगी, शून्य के बराबर होगी। तो दैट्स हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, EDS इक्वल हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 0, शून्य होती है, ठीक है, और ये वेक्टर के रूप में, ओके। ये चीज़ें आपको ये क्या होती हैं हमेशा
शून्य होती हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या लिखना चाहते हैं कि यदि देखेंगे क्या ए बी सी डी पृष्ठ इधर है, ई एफ ए बी पृष्ठ इधर है और सी डी ई ओ पृष्ठ ये है और ई एफ ओ जी पृष्ठ ये है। ठीक है, तो एक घन में 6 पृष्ठें होती हैं, तो 6 पृष्ठ का नाम लिखते हैं और 6 पृष्ठों पे क्या लिखेंगे हम, विद्युत फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे 10 फटाक से राइट करते हैं। तो पहले हम ए बी सी डी के लिए लेते हैं, तो इंटीग्रेशन सब जगह आप ऐसे लिख दीजिए, ई वेक्ट इंटू डी एस प्लस इंटीग्रेशन ई 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 डी एस। 6 पृष्ठ हैं, 6 पृष्ठ के लिख लिए, 1 2 3 4 5 हो गया, एक और लिखेंगे। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ई डी एस। ओके, इक्वल क्या है, पूरा 0 के इक्वल है। ठीक है, और ये मान लीजिए आपका ए बी सी डी पृष्ठ के लिए हो गया, किसके लिए, ए बी सी डी के लिए। और सेकंड वाला आपका पृष्ठ मान लीजिए ए बी सी डी के लिए हो गया, तो ये आपका सी डी जी ओ के लिए सेकंड पृष्ठ ले लीजिए, सी डी जी ओ के लिए ले लिया मैंने, सी डी सॉरी यहाँ सी रहेगा, ओके जी नहीं रहे, सी डी जी ओ के लिए मैंने ले लिया। अब क्या लेंगे, इस वाले पृष्ठ ओ जी ई एफ या ई एफ ओ जी कहिए, जो बात करे वो कहिए, ई एफ ओ जी ये हो गया। अब ऊपर वाला पृष्ठ लीजिए ई एफ बी ए या ए बी ई एफ, कुछ भी करिए। ठीक है, आपका मर्जी है। तो ए बी एफ ई मैंने ले लिया, हाँ ठीक। ओके, तो ये पृष्ठ होगा, ये पृष्ठ हो गया, ये पृष्ठ। अब ये वाली बात पड़ी, ई एफ ओ जी हो गया, 4 पृष्ठ हो गए। ठीक, अब सामने वाला देखिए ए डी जी ओ सॉरी ई क्या ए डी जी ई, ये पृष्ठ हो गया। अब पीछे वाला पृष्ठ देखेंगे तो बी सी ओ एफ, बी सी ओ एफ, ये सब पृष्ठें हो गई। ठीक, मतलब ये सभी पृष्ठ हो गई। परंतु यहाँ हम क्या देखते हैं कि जो आपका वाई एक्सिस पे आ रहा है ना, वाई और जेड एक्सिस वाला, वो सब क्या होंगे आपका, यहाँ पे जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है यहाँ पर आपका शून्य के बराबर होगा। क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या विद्युत क्षेत्र वाई और जेड पर निर्भर नहीं करता, वाई और जेड पर विद्युत क्षेत्र निर्भर नहीं करता, ओनली वो एक्स पे यदि निर्भर कर रहा है विद्युत क्षेत्र, क्या यहाँ पे वाई और जेड पर निर्भर नहीं कर रहा है, तो अतः यहाँ पे अभिलंब से जो फ्लक्स होगा वो शून्य होगा। ठीक है, तो वाई और जेड पे जो बिंदुएं रहेंगे वहाँ पे क्या होगा, विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। ओके, तो यहाँ पे द्वितीय फ्लक्स बचता है जो कि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे नहीं है। ठीक है, कौन कौन सा वो फ्लक्स है, एक ए बी सी डी, क्या ए बी सी डी एक फ्लक्स ये बचा, और उसके जस्ट सामने वाला देखेंगे, जस्ट सामने वाला क्या आपके पास ई ओ जी एफ, क्या ई ओ जी एफ या ओ एफ ई जी गई। ठीक है, तो मतलब क्या ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ आपका नहीं शून्य होगा, और ये ऊपर वाला और ये इसके नीचे वाला शून्य हो जाएगा, और सामने मतलब ए डी जी ई और यहाँ बी सी ओ एफ जो है आपका शून्य हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 4 पृष्ठें आपके यहाँ पे जो फ्लक्स निकलेंगे वो शून्य हो जाएंगे, क्योंकि वाई और जेड पर निर्भर नहीं करता है। ओके, तो देन मैं यहाँ पे नोट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जैसा मैंने बोला कि आप यहाँ लिखेंगे विद्युत क्षेत्र वाई और जेड पर निर्भर नहीं करता है, आता है यहाँ से अभिलंबवत जो वो फ्लक्स है वहाँ पे क्या होगा, शून्य होंगे। अतः लिखेंगे हम क्या यहाँ पर कि आपको 2 चीज़ यहाँ पे ये वाला और एफ ये वाला, हाँ ये वाला। ठीक, मतलब ये वाला और ये वाला आपको नहीं लिखना है, क्योंकि ये क्या है, ए बी सी डी के जस्ट सामने वाला ये है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको नहीं लिखनी है, और इतनी है एक बार आप इसके ये और ये इसके सामने वाला पॉइंट लिख करके आप 0 लिखे। ठीक है, तो जैसे सी डी जी ओ यहाँ लिखेंगे क्या, इंटीग्रेशन, यहाँ पे आप फॉलो कर दीजिए यहाँ पे ऐसे। ओके, थोड़ा सा अच्छा लग देखेंगे यहाँ पे, तो ई डी एस प्लस सी डी जी ओ है ना, तो सी डी जी ओ के जस्ट सामने में क्या है, ए बी एफ ई, इंटीग्रेशन ए बी
FEEDS, ओके, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, ठीक। और देन वही वैल्यू यहाँ भी करेंगे, वही काम यहाँ करेंगे, ओके। अब क्या लेंगे हम, ये ADGE, सॉरी यहाँ नहीं लेट करेंगे, यहाँ पे ADGE, ये क्या हो जाएगा E/DS, ये दोनों क्या है वेक्टर में, प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास BCOF, यहाँ क्या हो जाएगा E वेक्टर इंटू DS वेक्टर, ओके। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो देन ये भी 0, ये भी 0 हो गया। तो आपका जो इक्वेशन ये है, मतलब आप इसको इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, इसको 3 मानिए और इसको 4 मान लीजिए, ओके। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में, सॉरी समीकरण 2 में, ओके, समीकरण 2 में जब हम देखेंगे तो समीकरण 2 में यहाँ पे वैल्यू आपका ये और ये मिला के 0, ये भी 0 हो जाएगी। तो देन आपके पास ये और ये इक्वल किसके हो जाएगा, 0 के, ठीक है। हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन E वेक्टर इंटू DS वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन EDS इंटू DS का वेक्टर इक्वल में 0, और ये क्या आपके लिए ABCD है, और यहाँ पे क्या है EFOG, ये चीज़ें हैं, ठीक है, EFOG है, ओके। ये दो चीज़ें आपकी किसके बराबर हो गई, 0 के, ठीक है। तो यदि आप देखेंगे क्या, पहले हम इसको फाइंड आउट करें फिर इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो पहले हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन E वेक्टर इंटू DS वेक्टर, ठीक, इक्वल मैं पहले इसके लिए करता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, जो E है ना बाहर चला आएगा, पहले वेक्टर तो हटा देते हैं हम, इंटीग्रेशन EDS कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू हम यहाँ 0 रखें, 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे कितनी कैंस के कोड बना है, 0 डिग्री के। तो दैट्स यहाँ 0 डिग्री का जब बनेगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो यहाँ पे आपका E आ जाएगा इधर, और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, DS का। तो DS का जब इंटीग्रेशन हो जाएगा, आ जाएगा आपके पास क्या, ओनली S आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या, यदि x एक्सिस के लिए देख रहे हैं ना, हम यहाँ पे x एक्सिस के लिए देख रहे हैं, तो इसको मैं EX मानता हूँ, ठीक है, EX मानूंगा, ओके। यहाँ आपका ABCD रहेगा, ABCD, ठीक। जब भी आप तोड़ते हैं इसको, तो जैसे ही आप यहाँ से वेक्टर हटाते हैं तो ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, वेक्टर हट जाते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाए, EX बाहर चला आएगा और यहाँ DS रहेगा, ओके। और ये किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे EX, और ये किसके बराबर हो जाएगा S के। तो EX से EX आपका कैंसिल हो जाएगा, बट आप काटेंगे नहीं, ओके। मतलब सपोज करेंगे कट गया तो इसलिए काटते नहीं, ओके। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन DS इक्वल किसके हो जाएगा, DS के, ठीक है। बट आपका जो यहाँ पे है, इसको सपोज मैं काटता नहीं हूँ, ठीक, कट जाता है, बट इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 5, ओके। दैट्स वही काम यहाँ पे भी मैं करूँगा, इस इक्वेशन में इसको भी मैं इसी तरह सॉल्व करता हूँ जिस तरह मैंने इसको किया है। तो इंटीग्रेशन EFOG E वेक्टर इंटू DS वेक्टर इक्वल, यदि मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पे आपका यहाँ पे भी कॉस थीटा आ जाएगा, बट यहाँ पे जो डिग्री ली जाएगी वो क्या हो जाएगी आपके पास 180 की, ठीक है। तो 180 का मान क्या होता है, -1। तो आपके पास सॉल्व हो गया, क्या आ जाएगा यहाँ पे यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास DS इक्वल क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका E, और यहाँ पे जो आपको लेना है, ठीक है, यहाँ पे भी आप क्या लेंगे, ES ही लेंगे, बट यहाँ पे जो E है ना, यहाँ पे डैश में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन DS का करेंगे, ऐसा आ जाएगा। इक्वेशन आप इसको ले लीजिए 6, तो ये 5 हो गया और इक्वेशन वो क्या हो गया 6। तो यदि आप यहाँ पे भी डिवाइड करते हैं ना तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा, ओके, क्योंकि ये 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, ओके। तो देन हम क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं यहाँ से। तो EX से EX यदि यहाँ पे हटा देते हैं, फिर यहाँ पे भी कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए समीकरण 5 और 6 से, समीकरण 5 व 6 से, ठीक। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे S तो सेम मिलेगा दोनों में, S तो S क्या ले लेते हैं हम, कॉमन ले लेते हैं। तो यदि मैं S कॉमन ले लो, देखिएगा आप यहाँ पे EX S माइनस E डैश X इक्वल 0। तो यहाँ से S मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, EX माइनस EX E डैश X इक्वल 0, ठीक।
यहाँ पे आपके पास आ गया। अब ये मल्टीप्लाई कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में। देन आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे ई एक्स माइनस ई एक्स ई डैश ए एक्स इक्वल 0, माइनस कहाँ चल जाएगी, ये प्लस में, तो ई एक्स बराबर ई डैश का एक्स। बस ये आपको अनुप्रस्थ प्रकृति बतानी थी, ठीक है। तो ये आपके पास अनुप्रस्थ प्रकृति आ गई, लेकिन यहाँ पे जो एस है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या किया, इसको पक्षांतर किया एस को, ठीक है। इसको पक्षांतर नहीं कर सकते क्योंकि एस क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, तो अतः इससे स्पष्ट होता है कि यदि एक्स घटक, मान लीजिए एक्स के लिए टी समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होता, ठीक है, मतलब समय के अनुसार जो है ये परिवर्तित नहीं होंगे। ओके, तो दैट्स सॉल्व। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगला लेक्चर आपके लिए लास्ट लेक्चर रहेगा, मतलब बहुत ही कम लेक्चर में मैंने इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो मतलब भले ही वीडियो लेंदी हो गया, लेकिन ये लेक्चर आपका ख़त्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगला वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ उसको आप ज़रूर देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।